500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। जैसे यूपी विधानसभा में कितने दिखाई देते हैं? 403। तो विधानसभाओं में 500 से अधिक सदस्य संख्या नहीं हो सकती। सेम कॉलम अगर यहां चले तो अधिकतम का कॉलम तो हमने देख लिया ए नंबर पर कि किसी विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500। सेम काम विधान परिषद में चलेंगे या नहीं? विधान परिषद में फर्स्ट कॉलम देखें, विधान परिषद में सदस्य संख्या देखें, विधान परिषद सदस्य, तो विधान परिषद सदस्य में फर्स्ट नंबर पर अधिकतम, अधिकतम शब्द का पूरे संविधान में इसमें कहीं जिक्र किया ही नहीं गया है। बस एक बात लिख दी गई कि जितने विधानसभा सदस्य होंगे, कंफर्म, जितने विधानसभा सदस्य होंगे उनका 1/3। तो 500 का 1/3 निकाल लो, मैक्सिमम वो होगा। उत्तर प्रदेश में 403 का 1/3 निकाल लो, कंफर्म, राइट। बी नंबर पर चेक करें विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। न्यूनतम सदस्य होने चाहिए विधानसभा में 60। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कॉलम बताया गया है कि 40 सदस्य कम से कम होने चाहिए। मीन्स विधानसभा सदस्यों का 1/3 कम से कम कितना होना चाहिए? 40 सदस्य। अब एक खास बात नोटिस करो, उत्तर प्रदेश में अगर 400 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो उत्तर प्रदेश में तो विधान परिषद का गठन हो सकता है, कंफर्म। तेलंगाना एक अलग राज्य बना या नहीं आंध्र प्रदेश से? और जैसे तेलंगाना एक अलग राज्य बना तो तेलंगाना विधानसभा में सदस्यों की संख्या 120 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या तेलंगाना में कितनी है? 120। तो 120 का 1/3 कितना आया? इसका मतलब तेलंगाना में तो विधान परिषद का गठन हो गया, कंफर्म। हरियाणा के केस में जरा देखो तो हरियाणा में विधानसभा सदस्य कितने हैं? 90। अब 90 का 1/3 करूं तो कितने आ गए? इसका मतलब हरियाणा में विधान परिषद का गठन नहीं किया जा सकता। क्लियर सी बात समझ में आई? तो न्यूनतम सदस्य संख्या बार बार बताई जा रही कि कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। और यह न्यूनतम सदस्य संख्या विधानसभा सदस्य का कितने बटे? 1/3। मीन्स 1/3 अधिकतम होगी, न्यूनतम कितनी होगी? 40। तो मैंने क्या बताया कि हमेशा इसी तरीके से निकालेंगे। तो हरियाणा में विधानसभा सदस्य 90 मिले थे, मैंने कहा 1/3 किया तो 30 आ गए। तो पता चला भाई हरियाणा में विधान परिषद का गठन नहीं किया जा सकता। लेकिन तेलंगाना में 120 विधानसभा सदस्य थे और जब इनका 1/3 निकाला तो 40 सदस्य आ गए। इसका मतलब तेलंगाना में विधान परिषद का गठन किया जा सकता था और तेलंगाना ने किया। कंफर्म हो यहां तक? लेकिन यहां पर कुछ अपवाद आपको दिखाई देंगे, एक्सेप्शन। लिख तो दिया गया यहां पर कि विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, कंफर्म। लेकिन अपवाद में गोवा है। अपवाद में लिखोगे गोवा। गोवा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 40, जबकि कहा कितना गया था? कम से कम कितने होने चाहिए? 60। यह आपको अपवाद दिखाई देगा कि गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 40 दिखाई देगी। ठीक वैसा ही अपवाद आपको यहां दिखाई देगा। जैसे आपने यहां अपवाद किया सी नंबर पर, तो यहां पर भी सी नंबर पर अपवाद देख लें, ए, बी एंड सी। तो यहां अपवाद में आपको दिखाई देगा जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 36 है। कंफर्म? हमेशा याद रखना, जब भी पूछे विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500, न्यूनतम 60, अपवाद गोवा,
40 सीटें, लेकिन जैसे विधान परिषद कहे तो कह देना विधानसभा सदस्यों का 1/3 सदस्य, ये अधिकतम सदस्य संख्या। तो अधिकतम की यहां कितनी बता दी गई है? 500, तो 500 का 1/3 निकालोगे, कंफर्म। फिर नेक्स्ट में देखो न्यूनतम सदस्य संख्या 40 और अपवाद में किसे रखा? जम्मू और कश्मीर राज्य को। तो भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? 7 राज्यों में। शायद पहले मेंशन आपको करवा चुका हूं। इन 7 राज्यों में जिन लोगों ने मेंशन नहीं किया था एक बार सुन लेंगे। उत्तर भारत में 3 दिखाई देंगी, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार। और दक्षिण भारत के केस में अगर बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ली जाए तो टोटल 7 विधान परिषद आपको नजर आएंगी। मींस भारत के कुल 7 राज्यों में। और इन 7 राज्यों के नाम, फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पर बिहार, फोर्थ नंबर महाराष्ट्र, फिफ्थ नंबर कर्नाटका, सिक्स्थ नंबर आंध्र प्रदेश एंड 7th नंबर तेलंगाना। इन 7 राज्यों में आपको विधान परिषद नजर आएगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, विधानसभा सदस्य हमने चेक कर लिए, और इनके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कि निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव। तो देखना, जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो मैं और आप सभी लोग वोट देने जाते हैं, जनता प्रत्यक्ष भाग ले रही होती है और आप अपने सदस्यों का चुनाव कर लेते हो। लेकिन विधान परिषद में कुछ को जनता चुन दे, कुछ को मनोनीत कर दें, कुछ को विधायक चुन रहे हैं, कुछ को कोई और चुन रहा है। तो यहां पर भागतः निर्वाचित और भागतः नाम निर्देशित होगी, कंफर्म। तो नेक्स्ट में हम देखें कि निर्वाचन किस तरीके से हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट में निर्वाचन, सादा बात लिख चुके या नहीं? नेक्स्ट पॉइंट में निर्वाचन या इलेक्शन। इलेक्शन या निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष भाग लेती है या नहीं? जब भी चुनाव होने शुरू होते हैं तो तुरंत एक माहौल सा होगा और सभी लोग घर से जाकर वोटिंग कर रहे होते हो। तो यहां जनता सीधे चुनाव कर रही है, क्योंकि कार्यपालिका है, एक्सिक्यूटिव पावर, जो जाकर राज्यपाल के अंडर में होगी और आप इससे जवाबदेही मांगोगे कि पूरे 5 साल में आपने क्या कर रखा है, तो इसकी जवाबदेही तय करनी है। तो जवाबदेही तो जनता ही तय करवाएगी, कंफर्म। तो यहां जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है इनका, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन। और यहां अगर निर्वाचन का कॉलम देखें तो यहां पर भागतः निर्वाचित मींस कुछ भाग तो निर्वाचित होते हैं, कुछ सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे, भागतः निर्वाचित और भागतः नाम निर्देशित। मींस कुछ भाग ऐसे होंगे, मतलब कुछ ऐसे सदस्य होंगे जिनका नाम अपॉइंटमेंट कर दिया जाए राज्यपाल के द्वारा, तो भागतः नाम निर्देशित। भागतः निर्वाचित, भागतः नाम निर्देशित। ओके, वैसे सादा बात को ये प्रॉब्लम हो गई क्योंकि ये लाइन में इससे आगे तक ले गया, लेकिन यहां पर आप सुन लेना, विधान परिषद वाले में निर्वाचन के आगे मैंने लाइन लिख रखी है भागतः निर्वाचित, भागतः नाम निर्देशित। मींस कुछ सदस्यों को निर्वाचित किया गया है और कुछ को मनोनीत किया गया है, कंफर्म। तो यहां आपसे पूछना शुरू कर दे कि फिर ठीक है, बता दो कि कौन निर्वाचित है और कौन मनोनीत है और कितने सदस्य कैसे कैसे निर्वाचित किए गए हैं, कंफर्म। विधान परिषद में जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाएगा।
कितने सदस्यों का चुनाव? एक तिहाई। मींस जितने विधान परिषद में आपको विधायक दिखाई देंगे, इन विधायकों का चुनाव विधानसभा के विधायकों के द्वारा किया जा रहा होगा। कंफर्म। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे? एक तिहाई सदस्य का चुनाव विधानसभा सदस्यों के द्वारा एक तिहाई सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों के द्वारा कंफर्म। नेक्स्ट देखना, जो नेक्स्ट एक तिहाई सदस्य होंगे, इनका चुनाव स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब क्या हुआ? जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, तीन शब्द आते हैं या नहीं? ठीक। तो देखो, विषय का नाम कहें तो नगर पालिका, जो भाग 9 क में रख दिया गया है, तो भाग 9 क में बताया गया है नगर पालिका। लेकिन देखो, जब महानगर होगा तो क्या कहते हैं? नगर निगम। कंफर्म। जब छोटा शहर होगा तो कहेंगे नगर पंचायत। कंफर्म। जब कस्बे होंगे, जैसे आगरा में सादाबाद एक कस्बा नजर आता है, ठीक, तो वहां पे नगर पालिका। क्लियर सी बात समझ में आई? आगरा एक महानगर है तो आगरा शहर में तो नगर निगम। कंफर्म। इसके बाद जब सादाबाद गए और लगा कि वहां पे गवर्नमेंट इस ढंग की साफ सफाई कर रही है तो वहां नगर पालिका। लेकिन आगरा से लगता हुआ कोई डिस्ट्रिक्ट हो जो छोटा शहर हो तो वहां पे नगर पंचायत होगी। सभी ये स्थानीय निकाय हैं। क्या कहते हो इन्हें? स्थानीय निकाय। तो विधान परिषद सदस्यों का एक तिहाई जो सदस्य दिखाई देंगे, इनका चुनाव स्थानीय निकाय के सदस्यों के द्वारा। कंफर्म। तो यहां पर नेक्स्ट क्या लिखाएंगे? एक तिहाई सदस्य का चुनाव स्थानीय निकाय सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकाय सदस्यों के द्वारा हो गया। जैसे विधान परिषद का चुनाव होगा तो देखना कुछ ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो घर घर आना शुरू कर देते हैं। किस लिए? पूछते हैं आपके घर में कितने लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है। ठीक, पूछ रहे होते हैं क्योंकि मात्र एक चुनाव है जहां पर वोट देने का अधिकार सिर्फ ग्रेजुएट लोगों को होगा। जो इलेक्शन लड़ रहा होगा वो भी ग्रेजुएट होगा। कंफर्म। ताकि विधान परिषद में अच्छे एजुकेटेड और शिक्षित लोग भी बैठ सकें, तो यहां पर कुछ सदस्यों का चुनाव सिर्फ ग्रेजुएट लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब कोई सदस्य जब चुनाव लड़ रहा होगा तो उसके लिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र होगा। वहां पर वोटिंग सिर्फ कौन करेंगे? जिन्होंने बीए या बीएससी कर रखी है, बाकी कोई वोट उसमें नहीं दे सकता। तो कुछ सदस्यों का चुनाव स्नातकों के द्वारा किया जा रहा होगा, तो उन सदस्यों का भी पूछेगा कितने सदस्य। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना 1/12 सदस्य। मिस विधान परिषद का 1/12 सदस्यों का चुनाव स्नातकों के द्वारा कंफर्म। स्नातकों के द्वारा जब कर लिया गया तो टीचर्स को भी मौका दो। कंफर्म। रिमेन 1/12 सदस्यों के चुनाव में सिर्फ टीचर्स वोट देंगे, क्योंकि टीचर कहा जाता है पूरे राष्ट्र के निर्माण में वो भी अपना एक अहम रोल निभा रहा होता है। तो उसे भी मौका दिया जाए कि 1/12 सदस्यों के चुनाव में सिर्फ वही वोट देगा जो टीचर है। इसका मतलब जो टीचिंग निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहा होगा चुनाव और एक विधायक बनने जा रहा है, तो पूरे शहर में टीचर को तलाश रहा होगा कि कुल कितने टीचर्स दिखाई दे रहे होंगे। तो टीचर्स का मतलब यह नहीं कि मैं जाकर वोट दे दूंगा, मैं स्नातक वाले कॉलम में दे सकता हूं। गवर्नमेंट टीचर तो नहीं दिखाई देता। ठीक, सरकार ने तो मुझे टीचिंग का किसी तरीके से वो नहीं दे रखा कि नहीं आप एक टीचर हो तो मैं तो स्नातक वाले में डाल दूं। तो रिमेन जो 1/12 सदस्य होंगे उनका चुनाव शिक्षकों के द्वारा। कंफर्म। लिखना 1/12 सदस्य का चुनाव शिक्षकों के द्वारा
तो राज्यपाल को क्यों छोड़ दें? क्योंकि राज्यपाल अब नाम निर्देशित करेगा, कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट देगा या नहीं? ठीक, तो राज्यपाल 1/6 सदस्यों को, और सब जोड़ दोगे तो जाकर 100% हो जाएंगे। कंफर्म, 1/6 सदस्य। तो अब यहां पर निर्वाचन शब्द या चुनाव हटा देंगे। देखो हर जगह चुनाव हो रहा है या नहीं? यहां तक हमने चुनाव शब्द लिख रखा है, अब यहां पर लिखेंगे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है या अपॉइंटमेंट। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। कंफर्म। तो देखो राज्यपाल भी सदस्यों को मनोनीत कर रहा है, राष्ट्रपति भी करता है या नहीं? राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों में अंतर क्या हो मनोनीत करने में? किस क्षेत्र से मनोनीत कर सकते हैं? ठीक है, देखो अगर राष्ट्रपति की बात करूं, कंफर्म, तो देखो राष्ट्रपति को कितने क्षेत्र दिए गए हैं? साहित्य, दूसरा कला, तीसरा विज्ञान, चौथा समाज सेवा। कंफर्म। राष्ट्रपति जब राज्यसभा में किसी को मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति कहां इन्हें मनोनीत कर रहा है? राज्यसभा में। याद रखना कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। कितने क्षेत्र से? 4 क्षेत्र से, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। अब यहां पर देखें राज्यपाल। कंफर्म। राज्यपाल कहां मनोनीत करेगा? विधान परिषद में। ठीक, तो देखें कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने क्षेत्रों से मनोनीत करता होगा। सेम ये 4 चीजें रहने दें, एक क्षेत्र बढ़ा देंगे। राज्यपाल के पास यहां एक अतिरिक्त पावर दे दी गई है, देखना कौन से। साहित्य यहां दिखाई देता है, सेकंड नंबर पर कला भी, थर्ड नंबर पर विज्ञान, फोर्थ नंबर पर समाज सेवा, फिफ्थ नंबर पर सहकारिता आंदोलन। लिख लेना, फिर बता देता हूं कि ये कोऑपरेटिव मूवमेंट्स क्या होंगे। 5वें नंबर पर सहकारिता आंदोलन। राज्यपाल के पास ये एक अतिरिक्त क्षेत्र है। तो राज्यपाल 5 क्षेत्रों से विधान परिषद में लोगों को मनोनीत कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति सिर्फ 4 क्षेत्रों का इस्तेमाल करता है राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत या अपॉइंटमेंट करने के लिए। एक्स्ट्रा ये है तो इसे ब्रैकेट में कर लेना। राष्ट्रपति, हाँ बिल्कुल, और जाकर राज्यपाल से मिल जाओ और कह देना मैं बड़ी समाज सेवा करता हूं सुबह से शाम तक, तो तुरंत विधान परिषद अगर सदस्य इसने बना दिया तो आप समझ लो विधायक हो गए। तो विधायक जी लिखकर घूम रहे होगे। लेकिन एक खास बात, राज्यपाल किसकी सलाह पर कार्य करता है? मंत्रिपरिषद। और सरकार किसकी है? समझ ही गए होगे। मान लो मंत्रिमंडल ने मना कर दिया और उसने कर दिया, कर दे, लेकिन राज्यपाल प्रसाद पर्यंत्र है।
बात कर ले बीजेपी सरकार केंद्र सरकार से कि देख लो हटाओ इसे, बात समझ में आती नहीं। वहां मनोनीत करके आ रहा होगा और यहां पर दिल्ली के लिए रिटर्निंग की तैयारी हो रही होगी कि आपको आपके पद से हटाया जाता है विदाउट रीजन, कोई रीजन नहीं, बताना। तुरंत केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि इन्हें हटाइए, इन्हें भेज रहे हैं, तो अगले दिन दूसरा भेजा जाएगा और वो वापस। इसे लिखा जाता है प्रसाद पर्यंत्र पद धारण कर रहा है, इसलिए आराम से काम करने दो उसे, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है ताकि सेंटर मजबूत दिखाई दे, ठीक। सेंटर मजबूत नहीं दिखाई देगा तो राष्ट्र अखंड कैसे रहेगा? राष्ट्र नहीं, देखो राजनीतिक विचारधारा है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? 10 पार्टियां हैं तो ये 10 पार्टी अपनी विचारधारा लेकर समाज को बताती है कि हम समाज में क्या बदलाव करना चाहते हैं। पार्टी कोई भी हो सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें संवैधानिक शब्दावली का ही प्रयोग करना है, ठीक है। हाँ, आपकी व्यक्तिगत भावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, दैट डजंट मैटर, उसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। आपके विचार हैं, स्वतंत्र हैं, तो भाग 3 आर्टिकल 19 में चल ही रहे होते हैं। आप किसी को भी जाकर वोट दो, वो आपके विचार हैं, ठीक। यहां तक लिख चुके हैं। एक चीज हम लोगों ने नोटिस की, राज्यसभा में राष्ट्रपति ने यहां मनोनीत कर दिया, ठीक, यहां विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया। लेकिन एक खास बात नोटिस करना, लोकसभा में भी कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 2 आंग्ल भारतीय होते हैं या नहीं, एंग्लो इंडियंस, तो विधान परिषद में भी तो एक होता है। हमेशा याद रखना, विधान सभा में सिर्फ एक एंग्लो इंडियन, जबकि लोकसभा में कितने किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं, दबाव नहीं है कि करना ही होगा, किए जा सकते हैं। तो हमने ये चीज तो देख ली कि विधान परिषद और यहां पर मनोनयन का कॉलम, सदस्य संख्या भी पता चल गई। यहां पर कितनी पता चली? 12। और यहां पर कितनी पता चली? 1/6। अब लगा कि सर किसका 1/6? देख लो, उत्तर प्रदेश में 403 थे विधानसभा सदस्य, इनका 1/3 निकाल लो, जो संख्या आएगी उसका 1/6 सदस्य। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? जो भी सदस्य संख्या आएगी उसका 1/6, यही तो लिखा हुआ है या नहीं? तो सदस्य संख्या यहां पर स्टेबल नहीं कहोगे, क्योंकि हर विधान परिषद में अलग अलग संख्याएं होंगी या नहीं? जब हर विधान परिषद में अलग अलग संख्याएं हैं तो मनोनयन भी अलग अलग तरीके से होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में सदस्य संख्या कितनी मिली थी? 36, तो 36 का 1/6। तेलंगाना में कितनी मिली थी? 40, तो तेलंगाना में 40 का 1/6। कंफर्म सी बात समझ में आ रही है? जहां जितनी विधानसभा सदस्य संख्या, विधान परिषद सदस्य संख्या दिखाई देगी, उसका 1/6 जो है वो राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। एश्योर्ड हो? यहां पर 4 ऐसे आर्टिकल होंगे जिनका नाम लिख लेना, रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहा होता है। दिखाई दे रहे होंगे सबसे अंतिम वाले भागों में, क्योंकि मनोनयन का कॉलम यहीं आया है। लिख चुके थे या नहीं ये? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इन्हें ब्रैकेट में बंद कर लेना। अनुच्छेद नंबर 330 330, SC ST को संसद में आरक्षण। देखो, कुछ लोकसभा की सीटें आरक्षित होती हैं या नहीं? किस अनुच्छेद की सहायता से? आर्टिकल नंबर 330। नेक्स्ट में आर्टिकल नंबर 331, लोकसभा में वो क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, आर्टिकल नंबर 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने की पावर दे रहा होता है। तो देखो, 2 सदस्य यहां से मनोनीत हो गए या नहीं? और राष्ट्रपति ने बाकी 4 कॉलम से 12 को मनोनीत कर दिया था, तो संसद में 14 का कॉलम पूरा होता है यहां से। कंफर्म?
अभी हमने क्या लिखा था, राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आर्टिकल नंबर 330 से इसने देखो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर दिया या नहीं। अगर पूछे लोकसभा में अधिकतम कितने एंग्लो इंडियन, तो 2। कंफर्म। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 332, यहां पर तो SC ST को संसद में आरक्षण दे रखा है, यहां पर विधानमंडल में आरक्षण देंगे ताकि सीटें यहां पर सुरक्षित हो। देखो इनकी ओरिजिन के आधार पर कुछ ऐसे यूरोपियंस थे जो भारत में ही रुक गए और इन्होंने यहीं पर शादी कर ली। तो हो सकता हो किसी यूरोपियन जो कोई शख्स था उसने जब भारतीय महिला से शादी की तो जो उनकी जनरेशन चल रही होगी वो एंग्लो और इंडियन दोनों में काउंट होगी। कंफर्म। फिर उसने चाहे हिंदू से कर रखी हो भारत में, या मुसलमान से कर रखी हो, या ईसाई से कर रखी हो, जिससे भी, तो उनके जो कॉलम माने जाएंगे एंग्लो इंडियन का कॉलम माना जाएगा। कंफर्म। तो उनके जब मनोनयन की बात होगी तो अधिकतम 2 को मनोनीत किया जा सकता था। ठीक। नेक्स्ट में आ जाओ आर्टिकल नंबर 332 में। क्या, क्यों नहीं पता चलेगा? नहीं नहीं, वो तो चुनाव की बात है कि किसके लिए। मैंने बताया ना कि हमेशा राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करेगा, मंत्रिपरिषद के सलाह पे काम करेगा। और जिस शख्स को आप सांसद बनाने जा रहे हो तो कोई वजह तो होगी, कुछ चीजें तलाशी जाएंगी कि भाई इस शख्स को यहां पर हम सांसद अपॉइंटमेंट करें। मनोनीत जब कर रहा होता है तो आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यहां पर हम देखें अनुच्छेद 332 से ST ST को विधानमंडल में आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा, को राज्य विधानमंडल तो देखो विधायक के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित होती हैं या नहीं, तो वो आरक्षित की जाएंगी अनुच्छेद नंबर 332 से। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 333, ठीक। यहां पर देखो लोकसभा में आंग्ल भारतीय कर दिया था तो यहां विधानसभा में आंग्ल भारतीय कर सकते हैं। ठीक। विधानसभा में अधिकतम 1 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करना। हो गया। इसमें जितने आपके कॉलम थे, आपका राज्यपाल, ठीक, राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, उसके बाद महाधिवक्ता की आप चर्चा कर चुके थे, महान्यायवादी के साथ आर्टिकल नंबर 165 में दोनों के कॉलम सेम थे। मैंने बताया था अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील था तो ये राज्य सरकार का वकील था। कंफर्म। उसके बाद आप आए विधानमंडल पर, और विधानमंडल के बाद विधानसभा और विधान परिषद, इनसे जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे इट्स मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट हम कॉलम उठाएंगे न्यायालय या कोर्ट। खेलना एक कला नहीं है, नहीं खेलना कला नहीं है। क्या करोगे, मतलब एक थमा दिया डंडा तो कोई बैल की तरीके थोड़ी घुमाता रहेगा, ये मारी गेंद वहां गई। नहीं, कहते हैं बड़ी अच्छी कलाइयों का प्रयोग करते हो, कलात्मक बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो जनाब खेलना भी एक कला है, वरना घूसा मारना, इसे मार देना रेफरी को, चला गया। बॉक्सिंग भी एक कला है या नहीं? ना होती तो सब बॉक्सिंग करते ना घूम रहे होते। रोड पे तो आपको आम क्राउड खूब बॉक्सिंग करता हुआ मिल जाएगा, कॉलेज के बाहर इधर उधर, लेकिन कला नहीं है उनमें बॉक्सिंग करने की। एक प्रोफेशनल बॉक्सर के सामने खड़ा कर दोगे 1 by 1 उस 100 क्राउड को, 100 को एक साथ छोड़ दोगे तो भाई वो बॉक्सर क्या करे। लेकिन वो जो बॉक्सिंग कॉलेज के बाहर कर रहे थे उसको एक प्रोफेशनल बॉक्सर के साथ छोड़ो, 1 by 1 ढेर करता जाएगा या नहीं? 100 को ढेर कर चुका होगा, क्योंकि उसे बॉक्सिंग की कला पता थी। तो जो खेल है वो कला में काउंट किया जाएगा।
तो सचिन तेंदुलकर को जो नॉमिनेट किया गया कला के थ्रू। ठीक है, अब ये बताओ हेमा मालिनी को किसके थ्रू? कलाकार है, अच्छा सांसद हैं, अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ। रेखा को किस आधार पर किया गया था? कलाकार हैं तो कला से ही किया जा रहा होगा। ठीक, तो ये जो 4 क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं, एक क्षेत्र मैंने छोड़ दिया था, राज्यपाल के केस में सहकारिता आंदोलन दिखाई दिया था और मैंने आपसे कहा था डिस्कस करता हूं। देखो सहकारिता का मतलब कोऑपरेटिव। ठीक, तो देखो सहकारिता आंदोलन में जैसे जब सबसे जो कहा जाता है एक अच्छा प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा जो चलाया गया, वर्गिन कुरियज भी थे, सभी लोग, यह हुआ कि भारत में दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्होंने विश्व बैंक से लोन लिया। लोन लेने के बाद इन्होंने जितनी चीजें हो सकती थी वो की और उसका फायदा यह हुआ कि भारत विश्व में नंबर 1 दूध का प्रोडक्शन करने वाला देश बन गया। तो करने वाली जो संस्था तो अमूल दिखाई दे रही थी या नहीं? अमूल एक कोऑपरेटिव संस्था है जिसमें पूरी जनता भी शामिल है और उसके साथ सरकार भी शामिल है। अगर कंप्लीटली सरकारी होती तो सरकारी होती, कंप्लीटली प्राइवेट होती तो प्राइवेट दिखाई दे रही होती। सरकार ने लोगों को एज अधिकारी भेज रखा है लेकिन जनता साथ मिली हुई है या नहीं? कोऑपरेट से संस्था चल रही है। अब कोई ऐसा शख्स हो जो कोऑपरेशन करके या कोऑपरेटिव संस्था को उसने कुछ हाई लेवल तक पहुंचा दिया, तो राज्यपाल को लगता है इस व्यक्ति को सही सम्मान देने के लिए एक पढ़ा लिखा शख्स विधान परिषद तक पहुंचे तो उसे सहकारिता आंदोलन से भेजा जा सकता है एक विधायक बनाकर विधान परिषद में। कंफर्म? तो यही सिर्फ एक अतिरिक्त क्षेत्र राज्यपाल के पास है, तो 5 क्षेत्र सहकारिता आंदोलन से दिखाई देते हैं। कंफर्म? ठीक, नेक्स्ट जो हम चैप्टर इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यायालय या कोर्ट। न्यायालय या कोर्ट। भारत में कितने टाइप के कोर्ट दिखाई दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। हमेशा एक खास बात ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में काम कौन कर रहा होगा? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के अंडर में एक यूनिफाइड कमांड दिखाई देती है या नहीं? कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जब हस्तक्षेप नहीं करेगा तो स्वतंत्र है या नहीं? भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। कंफर्म? कोई किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं कर सकता और भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। इस बात की व्यवस्था हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ले रखी है। कंफर्म? अगर पूछे भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र दिखाई देती है, इस बात की व्यवस्था किस देश के संविधान से, तो हमें क्या बताना है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अगर आप किसी सांसद से कहो कि चलो एक अधिकारी को धमकाना है, तुरंत चल देगा कि ये तो मेरा बड़ा खास मेंबर है, चुनाव में बड़ी ही मदद करता है, कहेगा चलो। और जब रास्ते में आना तो उससे यह बता देना कि जिसे धमकाने चल रहे हैं ना वो आगरा कोर्ट का जज है। सांसद साहब कार छोड़ के फरार हो चुके होंगे क्योंकि उन्हें यह पता है कि अगर उन्होंने इससे बात कर ली तो इसकी जमानत हो ना हो, सांसद जी की भी जमानत नहीं होनी। क्यों? क्योंकि ये यूनिफाइड कमांड में स्वतंत्र दिखाई दे रहा है, तुरंत आदेश जारी करेगा। और आदेश किस अंदाज में जारी करता है? क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। तो आप पढ़ोगे तो लगता है मुझसे पूछ रहा है, ना बता रहा है कि करने वाला हूं। सीधा कहता है कि क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए, क्योंकि संविधान आपको आपकी बात रखने की वजह और परमिशन देता है। तो आप जाकर बता दो कि सर देखो इसलिए ना की जाए, तो आप जाकर मत बताना, साथ में वकील लेकर जाना, वरना वही विटनेस बॉक्स से भेज देगा और जब भेजेगा तो 2 दिन के बाद जमानत करेगा। बात समझ में आई या नहीं? तो हमेशा पूछता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो और उसने आपसे यह कहा कि संबंधित चीज इस तरीके से है और इस मानक को पूरा किया जाए, आपने ध्यान न दिया तो सीधे डीएम को एक लेटर जारी करके पूछता है कि क्यों ना आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। तो डीएम समझ जाता है होने वाली है, अगले तारीख पर पेश करना होगा। तो डीएम भी क्या करता है, जिस तारीख को पेश होना होता है अपनी जगह किसी मातहत अधिकारी को भेज देता है, कहता है कानून एवं व्यवस्था का मामला है आगरा में और मैं बिजी हूं।
तो रियली जब उसने कह दिया कानून एवं व्यवस्था, और कोर्ट कह नहीं सकती कि कानून एवं व्यवस्था को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि संविधान का प्राइम काम ही क्या है, कानून एवं व्यवस्था को बना कर रखे। तो हर बार कानून एवं व्यवस्था का सहारा लेकर बच रहा होता है, लेकिन कोर्ट का काम यह होता है डर से नहीं, ठीक, लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराकर, वो डर होना चाहिए सिर्फ संविधान का, वो अपना डर जज नहीं दिखा रहा होता, उसे यह बताता है कि आपको संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन का डर के साथ जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो भारत में न्यायपालिका आपको कैसी दिखाई दी, स्वतंत्र। तो पहला पॉइंट में लिखना, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र एवं एकीकृत है, मींस यूनिफाइड कमांड में दिखाई देगी। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर में लोअर कोर्ट, देखो एकीकृत हो गई या नहीं। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र एवं एकीकृत है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र एवं एकीकृत है। जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया, क्या, हाँ आवाज बिल्कुल सही आ रही है, ठीक। कहां तक लिखा, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र एवं एकीकृत है, ठीक। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट फिर पढ़ना शुरू करें। जब एकीकृत ले लिया तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन लोअर कोर्ट, मींस उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, क्योंकि सबसे नीचे यही है या नहीं, हाई कोर्ट के अधीन काम कर रहा है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय। अगर कोई पूछे आगरा में जो कोर्ट है ये क्या है, तो कहना है अधीनस्थ न्यायालय। कहे क्यों अधीनस्थ न्यायालय, क्योंकि हाई कोर्ट के अधीन काम कर रहा होगा। कंफर्म। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉलम में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं आपको पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं, आर्टिकल नंबर 1, 2, 4। और मैंने आपसे यह कहा था कि अगर 1, 2 का 4 करोगे तो 1, 2 का 4 करने का मतलब क्या हुआ, धांधली करना। नहीं कहते हैं ये दिन भर 1, 2 का 4 कर रहा होता है, तो धांधली करोगे तो सबक सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है। इसीलिए आर्टिकल नंबर 1, 2, 4 पर कौन नजर आएगा, सुप्रीम कोर्ट। मींस उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद की सहायता से, आर्टिकल नंबर 124। उच्चतम न्यायालय का गठन आर्टिकल नंबर 1, 2, 4। तो याद करने के क्रम में रखना कि 1, 2 का 4 करोगे तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है, 1, 2, 4 में, ठीक। अनुच्छेद 124 भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन कर देता है। हम बाद में देखेंगे सदस्य संख्या कितनी है, इसमें एडहॉक पर जज कब नियुक्त किए जा सकते हैं, इस पर हम सबसे पहले देखेंगे उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। तो यहां पर हम चेक करना शुरू कर देते हैं कि इसके कितने अधिकार दिए गए हैं। कंफर्म। तो हेडिंग में लिखना सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। तो इसके हम पावर को देखना शुरू कर रहे हैं। इसके अधिकारिता के अंतर्गत देखो, सबसे पहला इसका हम पावर देखेंगे, आरंभिक अधिकारिता। क्या लिखोगे फर्स्ट हेडिंग में, आरंभिक अधिकारिता। और आरंभिक अधिकारिता को डिस्कस किया गया है अनुच्छेद नंबर 131 में। इसके आगे हर बार हम अनुच्छेद आगे यहां लिख रहे होते थे या नहीं, इस बार आर्टिकल यहां ब्रैकेट में डाल सकते हैं, क्योंकि हमें मतलब किस चीज से है, आरंभिक अधिकारिता से। आर्टिकल नंबर 131। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता क्या होती है। देखो आरंभिक अधिकारिता क्या हो,
उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हरियाणा से लग रहा होता है या नहीं? कंफर्म? उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हरियाणा से लग रहा है, तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर दिल्ली से भी तो लग रहा है। कंफर्म? तो अब देखो ये 3 स्टेट दिखाई देने लगे। दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी है या नहीं? कंफर्म? यहां पर आपको दिखाई दिया दिल्ली में तो केंद्र सरकार दिखाई दी, और ये उत्तर प्रदेश सरकार और ये हरियाणा सरकार। इन दोनों में जो सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है एक बात को लेकर, यमुना का पानी। ठीक, हरियाणा कहता है मैं नहीं देता, क्या कर लोगे? तुरंत ये भागा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास कि देख लो सर, हरियाणा कह रहा है मैं पानी नहीं दूंगा। दिल्ली वाला भी साथ साथ लग देगा, कह देगा सर इसने पानी बंद कर दिया तो दिल्ली तो बिना पानी की हो जाएगी। विवाद है या नहीं? लेकिन विवाद किनके बीच है? देखो, राज्य और राज्य के बीच विवाद हो सकता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच विवाद हो गया तो 2 राज्यों के बीच विवाद है या नहीं? दूसरा तरीका देखो, केंद्र और राज्य के बीच भी विवाद हो सकता है। हरियाणा ने कहा मैं ना देता पानी केंद्र को, देखो विवाद हो गया या नहीं? कंफर्म? जब भी राज्य एवं राज्य के बीच विवाद हो या केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद हो तो इन मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा। यह इसकी प्रारंभिक अधिकारिता है। कंफर्म सी बात समझ में आई? कभी इस मामले को लेकर ना तो आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाओगे और ना ही हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट जा सकता है। दोनों कहां जाएंगे? उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। तो आरंभिक अधिकारिता में लिखना 2 राज्यों के बीच विवाद, नहीं 2 शब्द हटा देना, क्योंकि 2 से अधिक राज्यों के बीच भी विवाद तो हो सकता है। जैसे जो कावेरी जल विवाद था दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में था, आंध्र प्रदेश में था, ठीक, तो ये सभी राज्य, केरल में भी था, तो 2 से ज्यादा राज्यों का विवाद भी हो सकता है। तो लिखना राज्यों का राज्यों से विवाद, राज्यों का राज्यों से विवाद तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद। राज्य का राज्य से विवाद एवं केंद्र एवं राज्य के बीच विवादों की सुनवाई का अधिकार। राज्य एवं राज्य के बीच विवाद एवं केंद्र एवं राज्य के बीच विवादों की सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय को होगा। कंफर्म? यह इसकी कौन सी अधिकारिता कहलाएगी? आरंभिक अधिकारिता। ठीक, नेक्स्ट में जैसे ये मामले की सुनवाई कर रहा हो और ये किसी मामले पर फैसला सुना दे, ठीक, जब फैसला सुना रहा हो तो देखो एक आदेश जारी रखा गया है, आर्टिकल नंबर 141। यहां पर हमने आर्टिकल क्या देखा था? 131। थोड़ा सा बदलाव कर लें। जैसे थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो हमें अनुच्छेद दिखाई देगा, अनुच्छेद नंबर 14। याद हुआ या नहीं? यहां पर हमने क्या ले रखा था? 131, और यहां क्या ले लिया? 141। जब विवाद चल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट किसी मामले पर सुनवाई कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला भी तो सुनाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पूरे भारत में आवश्यक रूप से मान्य होंगे। कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मैं ये राज्य का हूं, मैं क्यों मानूं। हो सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया हो तो हरियाणा उस बात को क्यों माने? अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार माने, ठीक, हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार थोड़ी मान रही होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो पूरे भारत में आवश्यक रूप से दिए गए निर्णय मान्य होंगे। और इस बात की व्यवस्था कहां की गई है? आर्टिकल नंबर 141 में। लिखना 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा, आर्टिकल नंबर 141 में आप लिखोगे सादा बात, उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय
पूरे भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पूरे भारत में आवश्यक रूप से मान्य होंगे। हो गया। नेक्स्ट में थर्ड नंबर पॉइंट, विशेष अधिकारिता। और विशेष अधिकारिता को रखा गया है अनुच्छेद 136 में, आर्टिकल नंबर 136। विशेष अधिकारिता अनुच्छेद नंबर 136। देखो विशेष अधिकारिता का मतलब क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज सुबह सोकर उठा और उसने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसने किसी घटना के बारे में चर्चा देखी, और घटना के बारे में चर्चा देखी तो उसे किसी की जरूरत नहीं है, पेपर की कटिंग निकालेगा और मामले को रजिस्टर समझ लेगा। कंफर्म, पूरे भारत में किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है, कहीं भी का मतलब ये मौके वारदात पर। मौके वारदात का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता हो दिल्ली से बनारस के लिए निकला हो कि चलता हूं काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हुए, कोई ऐसी बात है और बीच में वो मामला मिल गया, रोड पर कोर्ट लगा देगा। ये इसकी विशेष अधिकारिता है, रोड पर ही कोर्ट असेंबल कर देगा और मौके वारदात पर सुनवाई करेगा, विशेष अधिकारिता। कंफर्म, पूरे भारत के किसी भी मामले पर सुनवाई कर लेगा, विशेष अधिकारिता। विशेष अधिकारिता की जो क्वालिटी है किसी भी मामले पर सुनवाई करने की, यह हाई कोर्ट को नहीं दी गई है। हाई कोर्ट का जज भी रोड पे कोर्ट लगा सकता है, यह बात याद रखना। एक बार यूं ही हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज किसी काम से दिल्ली से बनारस जा रहा था और उसे पता चला कि कोई संबंधित एक मामला है जो बीच में पड़ रहा होता है। उसने कोर्ट लगा दी रोड पर, कहा आ जाओ सब लोग यहीं पर। तो मौके वारदात पर अगर उसे यह लगता है कि आज कोर्ट इंडिया गेट पे लगेगी तो लगा सकता है और फैसला वहीं सुना देगा, और जब फैसला वहीं सुनाएगा तो फैसला मान्य माना जाएगा। विशेष अधिकारिता दिखाई देती है नहीं? ये तो फैसले के मामले पर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकारिता है और हाई कोर्ट को नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक हुआ, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में किसी भी मामले पर सुनवाई कर सकता है। कंफर्म, इसका मतलब सेना से संबंधित मामला हो तो भी सुनवाई कर लेगा, हाई कोर्ट तो नहीं करेगा। कंफर्म, जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले पर सुनवाई कर सकता है, यही इसकी विशेष अधिकारिता है। अगर पूछे क्या विशेष अधिकारिता हाई कोर्ट के पास है, तो कहना हाई कोर्ट के पास विशेष अधिकारिता नहीं है, यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास मेंशन मानी जाएगी। तो अनुच्छेद नंबर 136 में लिखना, पूरे भारत में विशेष अधिकारिता में सादाबाद आप भी लिखो, पूरे भारत में उच्चतम न्यायालय। सादाबाद आवाज जा रही है या नहीं? एक बार चेक कर लो वॉइस इनकी कैसे पता चले। ओके ओके, आई गॉट इट, लिखना शुरू कर दिया। इन लोगों का जो ट्रांसमिशन है वो मुझे लग रहा है 1-2 मिनट के देरी से चल रहा है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 136 में लिखोगे, लाइन में कुछ लिखवाया था, पूरे भारत में उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले पर, पूरे भारत में उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले पर सुनवाई कर सकता है। पूरे भारत में उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले पर सुनवाई कर सकता है। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट लाइन में लिख देना, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के पास विशेष अधिकारिता नहीं है। हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के पास ये विशेष अधिकारिता थी या नहीं? हाई कोर्ट के पास नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है विशेष अधिकारिता। ठीक, तो नीचे लिख लेना, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के पास विशेष अधिकारिता नहीं है। हो गया। नेक्स्ट में फोर्थ,
न्यायिक पुनरावलोकन। अनुच्छेद नंबर 137 मिस जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल का मतलब न्यायिक, रिव्यू का मतलब दोबारा देखना। कंफर्म। तो देखो सुप्रीम कोर्ट दोबारा किस चीज को देख रहा हो। हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, कंफर्म। जैसे हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया और कह दिया संबंधित व्यक्ति दोषी और इसे फांसी की सजा दी जाए। जैसे फांसी की सजा इसे दे दी गई, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट इस केस को फिर से देख रहा होता या नहीं? रिव्यू कर सकता है। किस अनुच्छेद की सहायता से? आर्टिकल नंबर 137 से। दूसरी खास बात देखो, एक तो रिव्यू करने का तरीका यह हुआ, दूसरा तरीका क्या हो। सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला चल रहा था, जज ने सुनवाई की और फैसला दे दिया। जिसके विरुद्ध फैसला दिया गया उसे लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ अन्याय कर दिया। कंफर्म। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपने तर्क को लेकर जाएगा, अपनी एनालाइट करके अपनी बातों को लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि सर जरा एक बार फिर से विचार करो, तो आपने फैसला गलत दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार कर सकता है। कंफर्म। तो विचार करने के कॉलम में क्या करेगा? हो सकता है जब पहली बार फैसला आया तो एक जज था जो सुनवाई कर रहा था, अगली बार मामला एक जज के पास नहीं देंगे, क्योंकि अगर एक जज के पास दे दिया, इसने कह दिया कि देखो ये बाइज्जत बरी है और ये वाला कहता है ये दोषी है, तो फिर बात किसकी माने? बात समझ में आई या नहीं? एक जज ने कह दिया कि भाई दोषी है, दूसरे ने कह दिया बाइज्जत बरी है, तो फिर बात किसकी माने? फिर तो दोनों की तो मानी नहीं जा सकती। तो अब काम क्या करेंगे? यहां पर कम से कम 3 जज बैठेंगे। कंफर्म। अब ये 3 जज फैसला सुनाएंगे। देखो इसने अपने ही फैसले का रिव्यू किया या नहीं? अपने फैसले का भी रिव्यू कर सकता है, हाई कोर्ट के भी फैसले का रिव्यू कर सकता है। एक खास काम और करेगा, अगर सरकार ने देश में कोई कानून बना दिया और जैसे देश में कोई कानून बना संसद में या राज्य के विधानमंडल में और आपको लगा यह कानून गलत बनाया गया है, ठीक। अब जैसे 10% जब आरक्षण प्रोवाइड किया गया आर्थिक आधार पर, तो जैसे ही आरक्षण प्रोवाइड किया गया तो एक संस्था सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और उसने कहा सर ये कानून गलत है, जरा आप इस पर सुनवाई करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों? कहे आप एक बार फैसला सुना चुके हो। पूछा गया कब? तो कहा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस। कहता है इंदिरा साहनी नाम का एक शख्स आया था आपके पास एक बार और उसने कहा था कि सवर्णों को या जो गरीब सवर्ण हैं उनको 10% आरक्षण दे दो, तो आपने कहा था नहीं दे सकते, गैर संवैधानिक है, आपने भगा दिया था उसे। लेकिन आज देखो संसद ने 10% आरक्षण दे दिया, तो आप जरा इस पर सुनवाई करो। तो देखो सुनवाई करेगा या नहीं करेगा? अब इस कानून की जांच करेगा, जांच करने के बाद देखेगा कानून सही है या गलत। अगर गलत होगा तो इस कानून को 0 घोषित कर देगा। कर सकता है या नहीं? कंफर्म। तो ये रिव्यू ही तो होगा। कंफर्म। तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दिखाई देती है किस आर्टिकल में दिखाई दी? 137। कंफर्म। कोई डाउट? तो न्यायिक पुनरावलोकन में हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी मामले पर पुनः सुनवाई या उसकी विधिक जांच कर सकता है। इसमें लिखना उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू में लिखना उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले की पुनः सुनवाई, उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले की पुनः सुनवाई तथा देश में बने हुए किसी भी कानून की जांच कर सकता है। हो गया। नेक्स्ट 5th नंबर पर
5th नंबर पर सलाहकारी अधिकारिता। सलाहकारी अधिकारिता आर्टिकल नंबर 143। सलाहकारी अधिकारिता या आर्टिकल नंबर 143। सलाह सिर्फ एक ही शख्स को देगा, बाकी किसी को यह सलाह नहीं देता, राष्ट्रपति को। कंफर्म? सलाह सिर्फ किसे देगा? राष्ट्रपति को, क्योंकि सलाह है तो बाध्यता नहीं होगी। ठीक। अब जैसे सलाह शब्द आया, मैंने पूछा कि सलाह के बारे में सलाह किसे दे सकता है? ये सलाह दे कौन रहा है? तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट लिख दूं और दूसरी तरफ राष्ट्रपति। कंफर्म? राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है, जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे ही दे। सलाह का मतलब ही यही होता है। ठीक। आपके पास आपका कोई फ्रेंड आया और उसने आपसे सलाह मांगी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी बात नहीं समझ में आई तो सलाह क्यों दोगे? तो आपने सलाह देने से मना कर दिया। कंफर्म? लेकिन आपका फ्रेंड सलाह दे दे कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, तो जरूरी है कि सलाह मानोगे ही। आप डिनाई भी कर सकते हो या नहीं, क्योंकि सलाह है। तो एक खास बात यहां नोटिस करो, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है। कंफर्म? लेकिन उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। कंफर्म? यदि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे दे तो राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। कंफर्म? लेकिन राष्ट्रपति यूं ही सलाह नहीं मांग लेगा, इसके पास फोन करके पूछ दिया कि मैं स्विट्जरलैंड घूम आऊं या नहीं। ऐसी बकवास सलाह नहीं। हमेशा लोक महत्व का मामला होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट का। लोक महत्व का ऐसा मामला जिसमें विधि मींस लॉ और तथ्य के प्रश्न शामिल हो मींस फैक्ट। तो फैक्ट सुप्रीम कोर्ट से बेटर तो कोई नहीं समझ सकता कि कानून के कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं। तो हमेशा राष्ट्रपति किन मामलों पे सलाह मांगेगा? लोक महत्व मींस पब्लिक इंटरेस्ट, और लोक महत्व के ऐसे मामले जो कानूनी मामले हों। लोक महत्व का ऐसा मामला भी नहीं कि रैली करवा दूं दिल्ली में, इस बात पे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सलाह नहीं देगा। कहेगा कानूनी मामला है तो बताओ, तो विधि का मतलब तो कानून हुआ। फिर पूछेगा क्या कोई फैक्ट नहीं समझ में आ रहे, तो फैक्ट को हिंदी में क्या कहते हो? तथ्य। कंफर्म? तो आर्टिकल नंबर 143 में क्या दिखाई देगा? उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को लोक महत्व के ऐसे मामले जिसमें विधि एवं तथ्य का प्रश्न शामिल हो पर सलाह देता है। राष्ट्रपति का कोई प्रश्न ही तो रहा होगा, प्रश्न पर ही तो सलाह मांगी होगी। और प्रश्न किस मामले का था? लोक महत्व का। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कानूनी रूप से क्या होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा थे। तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अच्छी सलाह कोई नहीं दे सकता। कंफर्म? लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाधित नहीं है और ना ही राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए। कंफर्म? आर्टिकल नंबर 143 में लिखो। सलाहकारी अधिकारिता में लिखना, उच्चतम न्यायालय 143 में लिखना, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को लोक महत्व के ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को लोक महत्व के ऐसे मामले जिनमें विधि एवं तथ्य, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को लोक महत्व के ऐसे मामले जिनमें विधि एवं तथ्य का प्रश्न शामिल हो, जिनमें विधि एवं तथ्य का प्रश्न शामिल हो पर सलाह देता है।
जिसमें विधि एवं तथ्य का प्रश्न शामिल हो पर सलाह देता है। कंफर्म। पैराग्राफ चेंज नेक्स्ट लाइन से इसी में लिख लेना। उच्चतम न्यायालय, इसी हेडिंग में नेक्स्ट लाइन से, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। मीन्स क्या कहें उसे, बाउंड, जैसे कि नहीं तो कि आप पर यह बाउंडेशन है कि आपको सलाह देनी ही पड़ेगी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उससे सजेशन मांगा गया है तो उस सजेशन पर वो रिएक्ट करे। रिएक्ट नहीं भी कर सकता कि मैं इस मामले पर कोई सलाह नहीं देता। कंफर्म। तो हमने क्या लिखा, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाधित या बाध्य नहीं होगा तथा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने के लिए भी बाधित नहीं होगा। तथा राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाधित नहीं होगा। हो गया। रिमेन जो आपके सुप्रीम कोर्ट में कुछ क्लॉजेस रह जाते हैं, कल हम सुप्रीम कोर्ट के रिमेन थिंग्स एक दो पॉइंट होंगे। जैसे पीएल भगवती के द्वारा एक जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कल हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर के कोर्ट के बाद नेक्स्ट सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे पंचायतें। पंचायतें के बाद चुनाव वाले में चलेंगे, क्योंकि चुनाव है तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन चुनाव आयोग वाले कॉलम से भाग से बनेंगे। ठीक है, ओके।